वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद में बने कानून को सबको मानना पड़ेगा। मोदी सरकार किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए कानून बनाती है। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। काल के प्रारंभ वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बिल का विरोध कर रहे नेताओं पर जमकर हमला बोला। कहा कि वक्फ के नाम पर धांधली हो रही है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए लूटपाट मचाए हुए थे, जिसे नए बिल के माध्यम से ठीक किया जाएगा। अब मान्यवर ये कहते हैं कि इसका हिसाब किताब न करो, इसकी देखरेख न करो। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री यही नहीं रुके। कहा कि पहले भी विपक्ष ने अलग अलग बिल पर बहुत भ्रम फैलाए हुए हैं। कहते रहे हैं सीएए कानून से मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, पर ऐसा कहीं नहीं हुआ। एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह बिल बहुत सोच समझ कर लाया गया है। अगर कांग्रेस आनन फानन में चुनावी लाभ के लिए 2013 वाला बिल नहीं लाती तो सरकार के लिए यह बिल भी लेकर आने की नौबत ही नहीं आती। लोकसभा में समूचे विपक्ष ने वक्फ बिल का कड़ा विरोध किया। सबकी दलील थी कि सरकार की मंशा मुस्लिम परंपरा में हस्तक्षेप कर वक्फ संपत्ति हथियाने की है। इस दौरान विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक टीका टिप्पणी भी खूब किया। जैसी कि उम्मीद थी, लोकसभा में बुधवार को वक्फ बिल पर विपक्ष ने सरकार पर कड़ा प्रहार किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विपक्ष की ओर से सबसे पहले मोर्चा खोला। गोगोई ने कहा कि सरकार 2013 के वक्फ कानून को लेकर झूठ फैला रही है, जबकि अखिलेश यादव ने सरकार पर राजनीतिक हमला बोला। यादव ने चुटकी ली कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। लोकसभा में पूरे दिन चली इस बहस में विपक्ष की एकता भी दिखी। हालांकि संख्या बल सत्ता पक्ष के साथ है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लो बीपी की शिकायत के बाद पहले उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर तुरंत उन्हें लेकर पूरा परिवार दिल्ली रवाना हो गया और दिल्ली एम्स में उनका इलाज कराया जा रहा है। लालू यादव के बीमार होकर पटना के पारस अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनते ही उनके समर्थक वहां आ जुटे। बुधवार सुबह ही उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें पहले दिल्ली ले जाने की बात हुई, लेकिन ब्लड प्रेशर इतना असामान्य हुआ कि उन्हें आनन फानन में पारस अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने कुछ दवा देकर उन्हें संभाला। तो पता चला, बीपी चेक हुआ तो अचानक से जो है बीपी जो है 88 और 44 हो गया था, काफ़ी लो हो गया था। फिर डॉक्टरों से राय लेने के बाद हुआ कि उनको फ्लाइट से अभी भेजना, जब तक स्टेबल नहीं होती बीपी तब तक जो है भेजना नहीं चाहिए। इस वजह से उनको जो है पहले अस्पताल में ले जाकर के चेकअप, थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, तब हम लोग लेकर के आए हैं। लालू यादव को लेकर पूरा परिवार दिल्ली रवाना हो गया, दिल्ली एम्स में इलाज के लिए। उनके साथ उनकी पत्नी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधायक भोला यादव भी हैं। लालू यादव पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, खासकर जब से उनकी किडनी बदली गई है। बिहार की राजनीति के एक धुरी रहे हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन अब वो उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि उनकी तबीयत लगातार नासाज रहने लगी है। अब वे पर्दे के पीछे से ही अपने बेटे तेजस्वी यादव की
पार्टी संचालन में मदद करते रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा का इस्तीफा मांगा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी ने मंत्री कपिल मिश्रा का इस्तीफा मांगते हुए नारेबाजी की। दिल्ली की एक अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली दंगों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। स्पीकर ने आपके सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया। फिर सदस्यों ने सदन के बाहर आकर कपिल मिश्रा को लेकर प्रदर्शन किया। कपिल मिश्रा जी को दिल्ली पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्यों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन्हें अपने कैबिनेट से बर्खास्त नहीं कर रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी दंगों में शामिल थी? क्या उनके आशीर्वाद से दंगे हुए जो दंगई को बचा रहे हैं? बीजेपी ने कहा कि वो किस मुंह से इस्तीफा मांग रहे हैं जिनके खुद के मुख्यमंत्री और मंत्री जेल गए हैं। देखिए, आतिशी जी को आदत पड़ गई है रोज नई मनोहर कहानियां गढ़ने की। उनको हजम नहीं हो रहा है कि वो लोग तो कुछ कर नहीं पाए दिल्ली के लिए, लेकिन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लोग खुश हैं कि सड़कों पे उतर के मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक लोगों के बीच जाकर काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। ये उनको हजम नहीं हो रहा है। 7 दिवसीय दिल्ली बजट सत्र आज खत्म हुआ। इस दौरान पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ और 2 कैग रिपोर्ट पेश की गई। इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखा बहस भी देखने को मिली। पानी के लिए जब आप मोटर चलाते हैं तो हवा के दबाव में भी पानी का बिल बढ़ता है। ये बात आज विधानसभा में जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कही। वे लोगों की इस शिकायत का जवाब दे रहे थे कि दिल्ली में पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली में पानी के बिल पर इस चुनाव में जमकर राजनीति हुई। जल मंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि हवा की वजह से भी पानी का बिल बढ़ता है। दिल्ली में पानी की समस्या बहुत ही गंभीर है, लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि इस समर में सारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिले, साफ पानी भी मिले, उनके फर्जी बिल भी ना आए, और जिन लोगों के अगर गलत बिल हैं उनको भी हम एक अच्छी खुशखबरी देंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि पानी का बिल दिल्ली में ज्यादा आ रहा है। जवाब में जल मंत्री ने ये भी कहा कि केजरीवाल के आश्वासन पर लोगों ने बिल नहीं भरा कि चुनाव जीतने पर वो बिल माफ कर देंगे। इस वजह से बहुत से लोगों के बिल पर ब्याज लग कर आ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 11 लाख लोग पानी के बढ़े बिल से परेशान हैं, लेकिन जल मंत्री ने कहा कि वो जल्द ही लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए एमएनएस लगातार कई मुद्दे आजमा रही है। पहले उसने गंगा सफाई का मुद्दा उठाया और अब मराठी की मुहिम चला रही है। आज उसके कार्यकर्ताओं ने बैंकों में धावा बोला और उन्हें मराठी में काम करने की चेतावनी दी। ईंट भी, गुलाब भी, धमकी भी, अनुरोध भी कि मराठी में ही काम करना है। ये फरमान मुंबई के साकिनाका इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं ने अलग अलग बैंकों में दिया। पुलिस चुपचाप देखती रही। महाराष्ट्र में कंपलसरी मराठी भाषा ही चलनी चाहिए, और आज हमने उनको गुलाब का फूल भी दिया है और एक पत्थर भी दिया है। उनको नक्की करना है कि उनको ये गुलाब का फूल चाहिए कि आने वाले दिनों में ये पत्थर चाहिए। तो आने वाले वक्त में जल्द से जल्द इनको मराठी भाषा का प्रावधान देना पड़ेगा। वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ऑप्शन में नहीं। इसके लिए आज हमने बैंक को कोई लेटर वेटर दिया नहीं है, सिर्फ वार्निंग देने है। ये आपको करना है, मतलब करना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, करना है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि मराठी भाषा को बढ़ावा देना स्वागत योग्य है, लेकिन किसी को भी कानून और व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। एमएनएस विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में विफल रही। शायद इसलिए बीएमसी चुनाव से पहले वो मराठी अस्मिता की चैंपियन बनकर उतरने की कोशिश में है। खजाना भरने के लिए कर्नाटक सरकार तरह तरह के टैक्स लगा रही है। नौबत यहाँ तक आ गई है
कि कूड़ा करकट पर भी गार्बेज टैक्स लगा दिया गया है। कर्नाटका में दूध और दही 4 रुपए लीटर महंगे हो गए। डीजल पर भी सेल्स टैक्स 2 रुपए लीटर बढ़ गया। सिलसिला यही नहीं थमा, कूड़ा करकट पर भी गार्बेज टैक्स के जरिए बीबीएमपी 600 करोड़ रुपए वसूलेगी। इस टैक्स का भी वर्गीकरण हो चुका है। 600 स्क्वायर फुट के लिए 10 रुपए महीने, 600 से 1000 वर्ग फुट के लिए 50 रुपए और 4000 वर्ग फुट से ज्यादा के लिए 400 रुपए महीने वसूले जाएंगे। होटल को अब 5 की जगह 12 रुपए प्रति किलो कचरे का देना होगा। इसके अलावा कावेरी के पानी पर 1 पैसा प्रति लीटर बढ़ाया गया और बिजली के दाम 36 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिए गए। बीजेपी ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। किसके बारे में प्राइस हाइक किया है वो हेडलाइन है। मिल्क के लेकर अल्कोहल तक प्राइस राइज कौन किया? 9 रुपए मिल्क का दाम ज़्यादा किया इस सरकार आने के बाद केवल 2 साल के अंदर। सरकार ने सत्ता संभालते ही बसों का भाड़ा बढ़ा दिया और हाल ही में मेट्रो का किराया भी 100% तक बढ़ाया गया। ये हमारी बिजली की कीमतें कम करने के प्रयासों के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या हमें किसानों की मदद के लिए दूध की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए? उन्होंने किसानों की मदद करने के लिए ईंधन की कीमतें कम क्यों नहीं की? सरकार को अपनी 5 चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए सालाना 60,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये रुपए जुटाने की कोशिश है ताकि खजाना चलता रहे। राजस्थान में स्कूली बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें पौष्टिक भोजन के बदले एक्सपायरी डेट का पोषाहार बांटा जा रहा है। मामला सामने आने के बाद विभाग ने अब इसकी जांच के आदेश दिए हैं। फटे पैकेट, कुतरे हुए कार्टन, यह कूड़ा नहीं है, पोषाहार के पैकेट हैं। वही पैकेट जिन्हें बच्चों के बीच बांटा जाता है ताकि उन्हें पौष्टिक भोजन मिले। लेकिन यह पैकेट 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। जालोर जिले के फैदानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को यही पैकेट पोषाहार में दिए जा रहे थे। जिस कमरे में पोषाहार रखा है वहां ना तो साफ सफाई है, न ही पोषाहार रखने की सही व्यवस्था। इसको लेकर ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है उनकी ये ड्यूटी है कि वो आकर के इंस्पेक्शन करें और मॉनिटरिंग करें। ये एक्सपायर डेट की चीज़ देने से कोई मतलब ही नहीं है और उल्टा उनके स्वास्थ्य पर गलत इफेक्ट पड़ता है। उसकी जिम्मेदारी कौन है? इसलिए यहाँ का जो संस्था प्रधान है या जो भी इंचार्ज है उसको चाहिए कि वो एक्सपायर डेट की अगर वहाँ से भी सप्लाई होती है तो वो वापस रिटर्न करें। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने के बाद विभाग ने प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया है। विभाग इस मामले की जाँच कराएगा। अगर कोई भी ऐसी खबर आती है तो जाँच हम लोग करते हैं, उस पर कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। धन्यवाद। इस मामले में जांच और कार्रवाई का इंतजार है, लेकिन सवाल शिक्षकों की संवेदनशीलता पर भी है कि आखिर यह पैकेट अब तक कैसे बांटे जा रहे थे। इस मार्च में एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ, 4 साल पुराना वीडियो। वो बच्ची अपनी पढ़ाई का बैग लेकर भाग रही थी। उसे घर पर यूपी का प्रशासन तोड़फोड़ कर रहा था। ये घटना साल 2021 की है जब प्रशासन ने 5 परिवारों के घर को तोड़ दिए थे। इस पूरी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट जमकर बरसा और उसने 50 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया। इस बच्ची के वीडियो का जिक्र आया। आज एनडीटीवी की टीम ने इस बच्ची और परिवार से मुलाकात की। हमने सोचा कि हमारा बैग जल जाएगा। अपनी किताबों का बैग संभाले भाग रही इस बच्ची के वीडियो ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां को द्रवित कर दिया। प्रयागराज में रहने वाले इस परिवार का छोटा सा घर 2021 में प्रशासन ने ढा दिया था क्योंकि इस पर अतीक अंसारी की मदद करने का संदेह था। अदालत ने इस परिवार सहित 4 और टूटे घरों के लिए 10-10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। एनडीटीवी ने इस परिवार से मुलाकात की जो अब अम्बेडकर नगर में रहने लगा है। बच्चे उसके माँ पिता ने याद किया कैसा था वह दिन। हमारा घर इसलिए तोड़ा गया, दिव्यांशु पटेल प्रताप उनके पिता द्वारा इस जमीन को अपने अंदर हड़पना चाहते हैं और इसको हड़प कर हम लोग यहाँ से भगाना चाहते हैं। बस यहाँ कोई का कुछ नहीं है। अब हम यहाँ से दिव्यांशु पटेल IAS भगा रहते हैं। उनका पिता का नाम अवधेश प्रताप वर्मा और उसके चाचा का नाम अनंतेश वर्मा। क्यों आपको भगाते हैं? भगाते हैं कि जमीन मतलब अपने अंदर में जमीयाँ हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 हफ्तों में तमाम लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ की इस पूरी कार्रवाई को अवैध ठहराया है। यूपी के अधिकारियों पर 50 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे दृश्य परेशान करने वाले हैं, इनसे काफ़ी गलत संकेत जाता है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक शिक्षक पर अपनी क्लास के दलित छात्र को इसलिए पीटने का आरोप लगा है क्योंकि दलित छात्र ने टीचर के टेबल पर रखी उनकी बोतल उठाकर उससे पानी पी लिया। पीड़ित छात्र का आरोप है कि टीचर ने न सिर्फ उसे गालियां दी बल्कि इतनी पिटाई की कि उसकी 2 उंगलियां भी टूट गईं। तस्वीरों में दिख रहे ये मैनपुरी के सकरामपुर गांव के छात्र निशांत कठेरिया हैं। ये किशनी इलाके के हरिपुर में नरेंद्र प्रताप सिंह उच्चतर मेमोरियल स्कूल में क्लास 11th में पढ़ते हैं। निशांत का आरोप है कि उसे क्लास के दौरान प्यास लगी तो उसने अपनी टीचर मंगल सिंह शाकी की रखी बोतल उठाकर पानी पी लिया। इस पर शिक्षक ने उसे जाति सूचक गालियां दी और इतना पीटा कि उसकी 2 उंगलियां भी टूट गईं। फ्रिज पर बोतल रखी थी, मुझे मालूम नहीं था कि उसकी बोतल रखी है, वो मैंने उठाकर पानी पी लिया। इसी बात पर टीचर आए, मुझसे नाराज़ होके और बोले मैं तुम्हें देख लूँगा। छुट्टी के समय बुलाया मुझे और कमरे में धान के मुझे मारा है। बाद में जाति सूचक गाली देते हुए बोले कि जात जो कुछ करना है तो कर लेना नहीं है। छात्र निशांत कठेरिया का दावा है कि पहले वो किशनी थाने पर गया, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई एफआईआर ही लिखी गई। इसके बाद में वो मैनपुरी के एसपी को शिकायती पत्र देने पहुंचा तो कप्तान के कहने पर मुकदमा लिखा गया। पानी की बोतल को उठाकर पीने के लिए मामले को लेकर टीचर ने इनको एक डंडी पड़ी हुई थी वहाँ पर, जिससे इनको काफ़ी मारा है। इसके चक्कर में इनके हाथ की 2 उंगलियां टूट गई है। सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल स्टार्ट कर दी और 117 BNS के तहत और SC/ST एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। फिलहाल कप्तान के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपी शिक्षक की तलाश कर रही है। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर यह घटना शिक्षक और छात्र के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं पति अपने पत्नी की पिटाई कर रहा है तो कहीं पत्नी अपने पति को पीट रही है। इंदौर और पन्ना से आई 2 तस्वीरें समाज की इस भयावह सच्चाई को उजागर कर रही हैं। ये वीडियो पन्ना जिले का है, जहां पेशे से लोको पायलट लोकेश मांझी रोज की मारपीट से इतना डर गए कि घर में CCTV लगवा लिया। इसी फुटेज में दिख रहा है कैसे घर के अंदर पत्नी हर्षिता रायकवार अपने पति लोकेश पर हमला कर रही है। कभी उसे धक्का देती है, कभी हाथ उठाती है। पति पीछे हटने की कोशिश करता है लेकिन हिंसा जारी रहती है। पत्नी के साथ उसकी माँ और भाई भी हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है। तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने। वो थाना प्रभारी से मिल ले, थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगी। दूसरी तस्वीर देश के सबसे साफ शहर इंदौर से, जहां एक महिला अपने ही पति के जुल्म का शिकार बनी। बेटा बिलखता रहा, कान बंद कर लिया, बिटिया सहमी रही। पालतू कुत्ता चीखता रहा लेकिन इस शख्स के घूंसे बंद नहीं हुए। पूरा सुन लिया गया है और अभी जांच कर रहे हैं। उसमें दोनों पहलुओं को देखते हुए उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। घरेलू हिंसा सिर्फ महिला या पुरुष का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। बदलते वक्त के साथ समाज में अपराध करने के तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं। राजस्थान में पिछले कुछ समय से हनी ट्रैप के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। ऐसा ही एक मामला बाड़मेर में सामने आया है, जहां रेलवे अधिकारी को एक गिरोह ने अपना शिकार बनाया है। राजस्थान के बाड़मेर में एक रेलवे अधिकारी को हनी ट्रैप का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। टिकट से जुड़ी पूछताछ के बहाने रेलवे अधिकारी की मुलाकात एक लड़की से हुई थी। उसने बातचीत शुरू की और धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई। इस दौरान उसने अपनी एक सहेली से भी इस अधिकारी की मुलाकात करवाई। एक दिन पहले लड़की ने अधिकारी को फोन किया और बाड़मेर के चामुंडा सर्किल पर मिलने के लिए बुलाया। अधिकारी वहाँ पहुँचा तो लड़की उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर शिवनगर के किराए के मकान में ले गई। कुछ ही देर बाद अचानक 2 युवक भी आ गए और अधिकारी को बंधक बना लिया। फिर उसके कपड़े उतारकर उसकी अश्लील वीडियो बनाई और अधिकारी से 10 लाख रुपए की डिमांड की। धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। आरोपियों ने पीड़ित की पत्नी को भी व्हाट्सएप पर कॉल कर उसका एक अश्लील फोटो भी भेज दिया। इस संबंध में रिपोर्ट पर सदर थाने में प्रकरण दर्ज कर अब तक के 2 युवतियों को दस्तयाब किया गया है। शेष जो मुलजिमान है उनकी तलाश के लिए जो टीमें बनाई गई है, जो मुलजिमान की तलाश कर रही है। पीड़ित का मेडिकल मुआयना करवाया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। अधिकारी किसी तरह इनके चंगुल से निकलकर पुलिस के पास पहुंचा। बाड़मेर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों की भी तलाश में जुटी है।